हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। फ्रेंड्स, घटना चक्र पूर्वावलोकन में भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो है कृषि। कृषि से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए फ्रेंड्स। चैनल हमारा नया है, छोटा है, प्लीज़ चैनल को आगे बढ़ाइए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो को भी दोस्तों में शेयर करिए। सभी सब्जेक्ट को हम घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस चैनल से आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, कृषि से रिलेटेड फैक्ट को पढ़ते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का अहम भूमिका है। भारत की अर्थव्यवस्था में क्या है? कृषि का अहम भूमिका है। पहला पॉइंट ये याद रखना है। भारत की आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार देश की आबादी का 49% कृषि क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2017-18 देखकर आप घबराइएगा नहीं। फैक्ट जो डेटा जो है ये फैक्ट आज भी है। तो जो कुल आबादी है, कुल आबादी का 49% क्षेत्र क्या है? रोजगार प्राप्त करता है कृषि से। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार देश का लगभग 54.6% कार्य बल कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में संलग्न है। कितना? 54.6% कार्यबल कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से क्या है? संलग्न है। 2011 की जनगणना में बताया गया था। अभी तो 2011 की जनगणना हो चलेगी, इसलिए कि जनगणना हुआ नहीं है। तो फैक्ट यही है फ्रेंड्स, आप घबराइएगा नहीं। 2019-20 में देश के जीवीए में इसकी हिस्सेदारी 17.8% है, जबकि वर्ष 2018-19 में 17.1% थी। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई है। अपने देश की सबसे पहली कृषि विश्वविद्यालय कब स्थापना हुई? 1960 में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1960 में उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसका उद्घाटन पंतनगर, उत्तराखंड, तत्कालीन उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही था। सन 2000 में इसको अलग करके उत्तराखंड बनाया गया। तो अब पंतनगर कहाँ हो गया है? उत्तराखंड में हो गया है। बाद में इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। पहले क्या नाम था? उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। अब क्या हो गया इसका नाम? पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय। भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। भारत में जलवायु क्षेत्र कितना है? 15 है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे के अनुसार भारत को 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों और 60 कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये फैक्ट याद रखना है फ्रेंड्स। भारत में कितने कृषि जलवायु है? तो 15 है। कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं? तो 20 है। पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं? 20 है। और उप क्षेत्र कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्र कितने हैं? 60 हैं। इनका वर्गीकरण जलवायु से हुआ है, मिट्टी के प्रकार एवं प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया गया है। इनका वर्गीकरण मिट्टी के, हर जगह की मिट्टी एक जगह से नहीं होती, अलग अलग होती है, और हर जगह जलवायु एक ही तरीके का नहीं होता है। तो इन्हीं के आकार पर, इन्हीं के आधार पर पारिस्थितिकी क्षेत्र और कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्र का विभाजन किया गया है। भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक MS रंधावा द्वारा लिखी गई है। भारतीय कृषि का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? MS रंधावा के द्वारा लिखा गया है। इनका पूरा नाम मोहिंदर सिंह रंधवाना है। क्या है? MS का फुल नेम क्या है? मोहिंदर सिंह रंधावा है। हरित क्रांति के कारण भारतीय कृषि अपने जीवन निर्वाहन स्वरूप के बजाय क्या है? हरित क्रांति के कारण भारतीय कृषि अपने जीवन निर्वाहन स्वरूप के बजाय व्यापारिक तथा बाजारोन्मुख रूप, व्यापार भी हो गया, और बाजारोन्मुख रूप अपने जीवन निर्वाहन स्वरूप के बजाय व्यापारिक तथा बाजारोन्मुख रूप ग्रहण करती जा रही है। व्यापार और बाजारोन्मुख, बाजार में भी
बेचा जा रहा है, बाजार की ओर भी उन्मुख ग्रहण करती जा रही है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन, फर्टिलाइजर एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मानकों के अनुसार खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडार के समय 14% तक ही सापेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए। क्या कहा जा रहा है कि खाद्यान्नों को सुरक्षित रखना है, आपको उसका भंडारण रखना है, तो क्या होना चाहिए, 14% तक सापेक्षिक आर्द्रता या नमी होनी चाहिए। कृषि में युग्म पैदावार का आशय है। युग्म पैदावार का मतलब कि एक साथ एक ही तरह की फसल नहीं, आप 2 तरह की फसल, 3 तरह की फसल कर सकते हैं। 2 या 2 से अधिक फसल एक ही भूमि पर एक ही फसल वर्ष में उगाना, वही है फ्रेंड्स। एक ही साथ एक भूमि पर 2 या अधिक फसल उगाना अंतर फसली खेती कहलाता है। एक फसल ज़्यादा मात्रा में रहेगी तो उसी फसल के अंदर दूसरी फसल रहेगी, तो उसको अंतर फसली कहे। जैसे गेहूं है, गेहूं में सरसों भी हो जाता है, तो गेहूं ज़्यादा मात्रा में रहता है और सरसों कम, तो ये क्या हो जाएगा, अंतर फसली रहता है। उसमें मटर की भी खेती कर दिया जाता है, तो ये सब क्या है, अंतर फसली है। मिश्रित खेती से तात्पर्य कई तरह की फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा देने से है। मिश्रित खेती आप करेंगे, 4-5 तरीके की खेती एक ही बार में कर दिए एक ही खेत में, तो इससे आपका फसल का उत्पादन भी हो जाएगा और अगर पशुपालन किए आप तो पशु को भी उससे क्या मिल जाएगा, चारा मिल जाएगा, जिससे खेती से शेष बचे समय में पशुपालन करके किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकेगा। खेत में जितना मनुष्य को चाहिए उतना रोपाई कर लेगा, बाकी को छोड़ देगा खेत में, तो वो किसके काम आएगा, पशु के लिए आएगा। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में पंजाब राज्य अग्रणी है। ठेकेदारी कृषि के लिए पंजाब राज्य अग्रणी है। सिक्किम पूर्वोत्तर में स्थित एक पहाड़ी प्रदेश है। पूर्वोत्तर भारत का अपना एक राज्य है सिक्किम, जो भूटान से लगा हुआ है। यहाँ का अधिकांश भूभाग जंगलों से घिरा है। अधिकांश भूभाग कैसा है, जंगल से घिरा हुआ है। सिक्किम में जंगल पहाड़ी है। इस राज्य की कुल भूमि का मात्र 10% से भी कम भाग कृषि कार्य हेतु उपलब्ध है। तो सिक्किम का 10% भी भूमि कृषि के लिए नहीं है, 10% से भी कम है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर है। कितना है, 125। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा प्रमुख अन्य उत्पादन राज्यों में से है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा क्या है, अन्य उत्पादक में से एक है। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अंशदान क्या है, सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश का अंशदान कितना है, सर्वाधिक है। किसमें कहा गया है, देश के कुल खाद्यान्न उत्पादनों में, खाने पीने वाली चीज़ के उत्पादन में उत्तर प्रदेश आगे है। भारत में वर्ष 2015-16 के अनुसार कृषि मंत्रालय के नवीनतम आंकड़े के अनुसार शुद्ध बुआई वाला क्षेत्र 45.33% है। वन कितना है, 23.35%। अन्य क्षेत्र 31.32% है। तो बुआई वाला क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, 43%, तो उत्तर प्रदेश इसके मामले में आगे है। अगला फैक्ट है विश्व में शीर्ष 10 चावल उत्पादक देशों में चीन पहले स्थान पर है। पूरे विश्व की बात करें, ओवरऑल विश्व में चावल उत्पादक करने वाले 10 राज्य सबसे आगे हैं। सबसे पहला कौन है, चाइना है। भारत दूसरे पर है। ये डेटा आज भी वही है, चेंज नहीं है। भारत में खाद्यान्न के सकल क्षेत्र से लगभग 34.32% भाग पर चावल की कृषि की जा रही है। भारत में कितने परसेंटेज जमीन पर चावल की खेती की जा रही है, 34.32% पर। 2018-19 के आंकड़ों के आधार पर भारत में सर्वाधिक उर्वरक NPK उपभोग करने वाले 5 राज्य हैं। NPK का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन है ना, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब। कौन कौन सा 5 राज्य है आगे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, ये 5 राज्य आगे हैं। तो ये इसका आंकड़ा भी दिया गया, उत्तर प्रदेश में 4,721.75 हजार टन का,
महाराष्ट्र का 2770.18 हजार टन, मध्य प्रदेश में 2284.96 टन, 1779.59 टन, कर्नाटक का, पंजाब का 1759.91 हजार टन पंजाब का। तो ये 5 राज्य याद रखना है। कौन कौन सा पहला है? पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र है, एमपी है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक है, पंजाब है। ये सब राज्य क्या है आगे है। 18-19 के आंकड़ों के आधार पर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से सर्वाधिक उर्वरक उपभोग करने वाले 5 राज्य। उर्वरक को उपभोग करने वाले 5 राज्य हैं। कौन कौन सा है? बिहार है। ये डेटा लिखा गया फ्रेंड्स, ये डेटा चेंज हो जाता है। जो फैक्ट ये लिखा है उर्वरक के लिए, ये डेटा चेंज हो जाता है। पहला तेलंगाना है उर्वरक में, बिहार, हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु तथा केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी है। सबसे पहला दक्षिण भारत का तेलंगाना, उसके बाद बिहार, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु। संतुलित उर्वरकों का उपयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए और भूमि उत्पादकता बनाए रखने के लिए किया जाता है। क्या? भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए किया जाता है और उर्वरकों का उपयोग किया जाता है उत्पादन बढ़ाने में। जिसकी चीज़ की भी आपकी फसल है उसका उत्पादन ज़्यादा हो, इसके लिए किया जाता है। भारत में बीज ग्राम संकल्पना का मुख्य उद्देश्य एक समान विचारों वाले किसानों को स्वयं सहायता समूह में एक साथ प्रशिक्षण प्रदान करना, जिससे कि वे अपनी पसंद के फसलों के बीजों को उत्पादित करने के साथ काम कर सके, जिससे स्वयं की तथा साथी किसानों को बीजों की ज़रूरतों को उचित समय और सस्ती कीमत पर पूरा किया जा सके। तो ये फैक्ट क्या कह रहा है फ्रेंड्स? बीज से रिलेटेड बातें कहा जा रहा है कि जो बीज ग्राम संकल्पना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि समान विचारों वाले किसानों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ दिया जाए, उसमें इनको प्रशिक्षण कर दिया जाए, प्रशिक्षित कर दिया जाए। उसके बाद वे अपने मनपसंद के फसल की खेती करेंगे और अपने मनपसंद का बीज भी लेंगे और उसके साथ काम करेंगे। इससे क्या होगा? स्वयं की तथा साथी किसानों की बीजों की ज़रूरतों को, अपने स्वयं का भी और जो अपने साथी किसान हैं उनको भी बीजों की जो ज़रूरतें हैं उनको समय पे मिल जाएगी, सस्ती मिल जाएगी और क्या होता है उनका खेती भी हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है? एक मार्ग क्या कह रहा है ये पढ़ना। एक मार्ग केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। क्या है? केंद्र सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई है एक मार्ग नाम का, जो कृषि उत्पादन ग्रेडिंग एवं मार्केटिंग अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और संबद्ध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करता है। क्या करता है? कृषि और संबद्ध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण करता है। उसको क्या करता है? ये प्रोत्साहित करता है। वर्ष 1938 के बाद यह योजना अब तक लागू है। 1938 के बाद यह योजना अब तक लागू है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार ने इसके सतत विकास हेतु कई कदम उठाए हैं। प्राथमिकता किसको दी गई है? कृषि को दिया गया है। किसको दिया गया है? कृषि को दिया गया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड को योजना द्वारा सतत मिट्टी की उर्वरता सुधारना। जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनता है, जिससे कि किसी क्षेत्र का मिट्टी सही नहीं है, उसमें खेती नहीं हो पाता है, तो इसके लिए मृदा कार्ड बनवाना पड़ेगा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। इससे क्या हो जाएगा? मिट्टी की उर्वरता को सुधारा जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के माध्यम से पानी की बढ़ी हुई क्षमता तथा सिंचाई के लिए उपयोग में सुधार करने परंपरागत कृषि विकास योजना द्वारा जैविक खेती को समर्थन और किसानों के आय में वृद्धि हेतु है। देखो, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना किसके लिए है? जहाँ पर मध्यम से पानी की बढ़ी हुई क्षमता है या पानी है ही नहीं तो उसके सुधार करने के लिए। और परंपरागत कृषि विकास योजना क्या है? ये योजना जैविक खेती को समर्थन और किसान की आय में वृद्धि करने के लिए, खेती को जैविक बनाने के लिए और किसान की आय को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और स्वास्थ्य कार्ड किसके लिए बनता है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाएंगे आप और फिर उसके बाद मिट्टी आप ले जाएंगे, दिखाएंगे, तो वहाँ पर भी
आएंगे, जो कर्मचारी लोग हैं वो मिट्टी को देखेंगे और उसमें सुधार करेंगे। अगला है एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार के सृजन को समर्थन जैसे कई कदम उठाए गए हैं। एकीकृत राष्ट्रीय बाजार कृषि बाजार के सृजन को समर्थन जैसे कई कदम उठाए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इसको केसीसी कहते हैं, पूरे देश में संचालित हो रही है और इसका क्रियान्वयन वाणिज्यिक बैंक से हो रहा है। जो आपका सहकारी बैंक होगा वहाँ से होगा। सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किया जा रहा है। आपका जो सहकारी बैंक होगा वहाँ केसीसी कार्ड बनेगा, या जो आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आता है, जैसे आपके यहाँ बड़ौदा बैंक आपकी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है तो बड़ौदा बैंक में आपका केसीसी कार्ड बनेगा। ऐसे हर जगह का सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है। हरी खाद वाली फसलों में से नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा बोड़ा या लोबिया में 0.49% पाई जाती है। हरी खाद वाली फसलें, जो हरी खाद वाली फसलें होती हैं उसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कौन? बोडा जिसको बोलते हैं, लोबिया कितना होता है 0.49%। हरी खाद कृषि में उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः, अब यहाँ समझते हैं कि हरी खाद कृषि में कौन सी फसल आती है। हरी खाद कृषि भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। जैसे ढैंचा बो दिया जाता है, देखो लिखा है यहाँ, ढैंचा में 0.42%, सनई में 0.43% तथा ग्वार में 0.34% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। और इसी को कहते हैं क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है हरी खाद्य कृषि। हरी खाद्य कृषि, हरी खाद्य कृषि इसको कहा जाता है। एक सेकेंड, हाँ ये वाला है, हरी खाद्य कृषि इसको कहा जाता है। इनमें नाइट्रोजन पाई जाती है। पहले इनकी बुआई होगी, इनको बुआई होने के बाद इनको उसी खेत में इनको सड़ा दिया जाएगा। उसके बाद धान की खेती की जाएगी। धान की खेती के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या होगा, धान की खेती अच्छी होगी। एक तरीके से ये खाद के काम में आती हैं। किंतु सनई की बुआई से खेत को सर्वाधिक नाइट्रोजन 86 से 129 किलोग्राम हेक्टेयर प्राप्त होती है। सबसे ज़्यादा किससे? सनई से होता है। ढैंचा से 80 से 105, ग्वार से 68 से 85 किलोग्राम हेक्टेयर, लोबिया से 74 से 88 किलोग्राम हेक्टेयर नाइट्रोजन खेत को क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ये एक क्या है, हरी फसल है, खाद्य हरी फसल है। फर्टिगेशन का संबंध जल में उर्वरक को घोलकर सिंचाई से होता है। फर्टिगेशन क्या है? जल में हम उर्वरक यानी खाद को घोलकर और जो है उसका छिड़काव करेंगे या सिंचाई के समय डाल देंगे। इस विधि से जल में आवश्यकता अनुसार रसायन मिलाकर उसकी क्षारीयता का नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे क्षारीयता क्या है, ज़्यादा हो गया है, क्षार ज़्यादा हो गया तो ये कंट्रोल कर लेगा। जैसे खेती में क्षार ज़्यादा हो गया है या अम्ल ज़्यादा हो गया है तो फसल नहीं उगेगी। जब फर्टिगेशन करेंगे तो ये क्षारीयता को कंट्रोल कर लेगा। घुले उर्वरक से सिंचाई द्वारा पौधों में पोषकों की लगभग 2 गुनी मात्रा अवशोषित होती है। घुले उर्वरक, जो उर्वरक घोल कर डाला जाता है सिंचाई के दौरान, पौधों में पोषकों की लगभग 2 गुनी मात्रा को अवशोषित कर लेता है। पौधों में पोषकों की लगभग 2 गुनी मात्रा अवशोषित करता है। इससे रासायनिक पोषणों के निच्छालन में कमी आ जाती है। रासायनिक पोषणों के निच्छालन में कमी आ जाती है। फर्टिगेशन विधि द्वारा मुख्यतः नाइट्रोजन, पोटास आदि जल में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग होता है। रॉक फॉस्फेट या फॉस्फेट के कई उर्वरक जो जल में घुलनशील नहीं है। रॉक फॉस्फेट और फॉस्फेट क्या है, ये उर्वरक ऐसे हैं जो जल में नहीं घोले जाते हैं। इस विधि द्वारा प्रयोग के उपयुक्त नहीं है। इस विधि से ये प्रयोग नहीं होते हैं, जल में घोलकर इनका उपयोग नहीं किया जाता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। कृषि में शून्य जुताई अर्थात खेत की जुताई किए बगैर अगली फसल बोने के निम्नलिखित लाभ हैं। खेत की जुताई किए बिना आप कौन कौन सी फसल कर सकते हैं? फसल लागत में कमी, पिछली फसल मतलब उससे लाभ क्या है? फसल लागत में एक तो कमी आएगी,
पिछली फसल के अवशेष को खेत में छोड़ दिया जाता है, जिससे वह सड़कर खाद बन जाता है। एक ये फायदा होगा। और फिर फसल की लागत में भी कमी आएगी। मतलब लागत की कमी का मतलब वो फसल बोने से पहले हम जुताई नहीं की तो हमें जुताई का खर्च नहीं देना होगा। यही फसल लागत में की कमी आ गई। इससे उर्वरक उपभोग में भी कमी आ जाती है। किससे? जब पिछली फसल को उसी में सड़ा दिया गया है तो हमको अलग से उर्वरक या खाद को नहीं डालना पड़ेगा। एक ये भी फायदा है। धान की नर्सरी बनाने के लिए सीधे बुआई से समय और श्रम की भी बचत हो जाती है। धान की नर्सरी बनाने के बजाय सीधे बुआई कर दिया हम लोगों ने। नर्सरी बोले तो क्या, जब जैसे धान की खेती करने के लिए पहले उसके बीज बोया जाता है, फिर वो बड़ा हो जाता है बेहान, तो उससे धान लगाते हैं ना। तो वो हम नहीं किए, नर्सरी नहीं बनाए उसको, सीधे उसकी बुआई कर दिए। और समय और की भी बचत हो गई और मेहनत बोले तो श्रम की भी बचत हो गई, है ना। और फसलों द्वारा वायुमंडल से अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड मृदा में मिल जाती है। जो फसल है, फसलों द्वारा क्या किया जाता है, वायुमंडल से वो क्या कर लेती है, फसल कार्बन डाइऑक्साइड को मृदा में मिला लेती है, जिससे वायुमंडल से कार्बन पृथक्करण हो जाता है। वायुमंडल से कार्बन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अगला पॉइंट है, भारत में पारितंत्र अनुकूलित कृषि में विकल्पगत सभी विधियों को अपनाया जा रहा है। विकल्पगत सभी विधि को क्या बनाया जा रहा है, अपनाया जा रहा है कृषि को अनुकूल खेती करने में। इसमें सिंब अधिक दलहनी फसलों की अधिकता से प्राकृतिक रूप से मृदा की उर्वरता बढ़ती है। दाल की खेती करने से मृदा की उर्वरता बढ़ती है। टेंसियोमीटर फसल सिंचाई की ज़रूरत को बताता है। टेंसियोमीटर क्या बताता है, फसल की सिंचाई की ज़रूरत को बताता है कि अब फसल की सिंचाई कीजिए, जिससे नियंत्रित सिंचाई की उत्पादकता भी बढ़ती है और जल की बचत होती है। टेंसियोमीटर बता देता है कि अब सिंचाई करिए, तो इससे क्या होता है, समय पर ही सिंचाई होती है, समय के पहले भी नहीं सिंचाई हो पाती है। समय से पहले सिंचाई करेंगे तो पानी क्या होगा, पानी का दुरुपयोग होगा, और समय के बाद करेंगे तो सब फसल को जो है हानि पहुंचेगी। तो इससे क्या होता है, समय से हो जाता है सिंचाई। अगला पॉइंट है, भारत के योजना आयोग ने वर्ष 1989 में मृदा, वर्षण, तापमान, उच्चावच, जल संसाधनों आदि कृषि जलवायु कारकों की समानता के आधार पर भारत को 15 वृहद कृषि जलवायवीय प्रदेशों में विभाजित किया। हम लोगों ने अभी पढ़ कर आया है कि हमारे यहाँ कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं, 15 हैं। और भारत के योजना आयोग ने 1989 में क्या बनाया है, मृदा, वर्षण बोले तो बारिश, तापमान, उच्चावच, जल संसाधन, है ना, जल संसाधन कितने तरीके से हम जल को पा सकते हैं, इसकी समानता के आधार पर इन्होंने बनाया है 15 वृहद कृषि जलवायु प्रदेश। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने वर्ष 1971 में देश को 127 कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया है। कितना, 127 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1971 में। तो चलिए पढ़ते हैं, एक तरफ है कृषि जलवायु प्रदेश और एक तरफ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। तो पश्चिमी हिमालयी श्रेणी एक कृषि जलवायु प्रदेश है, और ये किस राज्य में है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। पूर्वी हिमालय श्रेणी भी एक कृषि जलवायु प्रदेश है, इसमें पूर्वोत्तर के भारत आ जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। निचली गंगा का मैदान भी कृषि जलवायु प्रदेश है, और ये पश्चिम बंगाल राज्य में है। मध्य गंगा का मैदान भी कृषि जलवायु प्रदेश है, और ये उत्तर प्रदेश और बिहार है। अगला पॉइंट है, ऊपरी गंगा का मैदान है, तो ये उत्तर प्रदेश है। गंगा पार का मैदान है कृषि क्षेत्र, कृषि जलवायु प्रदेश में आता है गंगा पार का मैदान। गंगा पार बोले तो गंगा के उस पार, मतलब चंडीगढ़ भी आता है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। सातवां है पूर्वी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, ये भी कृषि जलवायु प्रदेश है। पूर्वी पठार है तथा पर्वतीय क्षेत्र है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र ये आते हैं। केंद्रीय पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। पठार का बीच वाला पोर्शन। पश्चिमी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र भी है,
कृषि जलवायु प्रदेश में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आता है। दक्षिणी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र में, तो पठार जो है उसके दक्षिण के भाग की बात की जाए, जैसे सतपुड़ा का पठार है ना, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। पूर्वी तटीय मैदान, तो पूर्वी तट के किनारे कौन कौन है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पुडुचेरी। पश्चिमी तट मैदान और पर्वतीय क्षेत्र, इसमें पश्चिमी के राज्य आएंगे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। गुजरात के मैदान और पर्वतीय क्षेत्र, गुजरात आएगा, गुजरात, दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव, ये केंद्र शासित प्रदेश है। अगला है पश्चिमी मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र, तो पश्चिमी मैदान में और पर्वतीय क्षेत्र में राजस्थान ओनली आता है। द्वीप क्षेत्र में कौन आता है? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो फ्रेंड्स अब अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नागपुर ने भारत को 20 प्रमुख कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा है। प्रदेश में जो राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो का नागपुर में है, इन्होंने 20 प्रमुख कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश में बांटा है भारत को। तो पहले पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं फ्रेंड्स 20 तक। पहला है शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र, जहाँ सूखा रहता है, इसमें कौन कौन सा आता है? पश्चिमी हिमालय, शीत शुष्क संपूर्ण लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र। पश्चिमी मैदान एवं कच्छ प्रायद्वीप, दक्कन का पठार, ये 3 इसमें आते हैं शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र में। अर्ध शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र में देखो 4 से 9 तक आते हैं। कौन कौन से हैं? जहाँ आधा सूखा रहता है आधे टाइम तक हरे भरे रहते हैं। उत्तरी मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान। उत्तरी मैदान राजस्थान उच्च भूमि एवं गुजरात का मैदान, यहाँ उत्तरी मैदान ऊपरी गंगा वाला मैदान है, यहाँ उत्तरी मैदान राजस्थान और गुजरात वाला मैदान है। फिर उत्तरी मैदान में मध्य गंगा का मैदान है। फिर दक्कन का पठार में मालवा का पठार, गुजरात का मैदान एवं काठियावाड़। दक्कन का पठार में मिश्रित लाल एवं काली मृदा, ये दोनों आते हैं। दक्कन का पठार में एक अलग लाल बलुई मृदा है, वो आता है। तो 9 हो गया। अगला पॉइंट क्या है? उपार्द्र पारिस्थितिकी तंत्र। उपार्द्र पारिस्थितिकी तंत्र में क्या आता है? 10 से लेके 15 तक आते हैं, टोटल 6 आते हैं। पूर्वी पठार इसमें आता है, सतपुड़ा श्रृंखला एवं महानदी बेसिन का। 11वां में है पूर्वी पठार बुंदेलखंड उच्च भूमि वाला, पूर्वी पठार में जहाँ लाल मिट्टी और लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। उत्तरी मैदान में निचली गंगा मैदान वाला है। पश्चिमी हिमालय में जम्मू कश्मीर, उष्ण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। और एक है बंगाल बेसिन। अगला है आर्द्र पराआर्द्र पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब कि जहाँ दलदली वाला क्षेत्र है। असम एवं उत्तरी बंगाल मैदान, पूर्वी हिमालय, पूर्वांचल हिमालय पहाड़ियाँ, पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ ये आती हैं। तटीय पारिस्थितिकी तंत्र में तट आएगा, जैसे पूर्वी तटीय मैदान एवं अंडमान निकोबार द्वीपों में, इनके किनारे का जो किनारा है बोले तो तट है। पश्चिमी घाट में तटीय मैदान एवं पश्चिमी पहाड़ियाँ ये आते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा थ्योरी सेक्शन यहाँ कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कृषि में शून्य जुताई का क्या लगभग है, मतलब देखो लाभ नहीं लिखा है। कृषि में शून्य जुताई का क्या लगभग है? पिछली फसल के अवशेष को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है? हाँ, क्यों नहीं, राइट है। चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है? हाँ, ये भी हम लोगों ने अभी पढ़ा। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है? हाँ, फसल क्या करती है, वायुमंडल से ले लेती है कार्बन, तो उससे क्या होता है, वायुमंडल से कार्बन अलग हो जाता है। तो इसका सही आंसर राइट है। तो इतना डीपली पढ़ने के बाद भी तो क्वेश्चन सही होता होगा फ्रेंड्स, उम्मीद यही है। अगला क्वेश्चन है कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ है? कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ है, ये पूछा जा रहा है। पहला दिया है कि सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है? हाँ, संभव है। कृषि में फर्टिगेशन बोले तो वैसी उर्वरक है, ऐसी खाद जिसको जल में घोलकर उसका छिड़काव किया जाए तो वो क्षारीयता को कंट्रोल कर लेती है, हम लोगों ने पढ़ा था, तो पहला वाला सही है।
दूसरा क्या कह रहा है, रॉक फास्फेट और सभी अन्य फास्फेट उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है? अनुप्रयोग संभव नहीं है, ये होना चाहिए। फास्फेट क्या है, जल में घुलन से घोल कर नहीं डाला जाता। दूसरा वाला गलत है, दूसरा वाला गलत है। अब तीसरा क्या कह रहा है, पौधे के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। हाँ, पौधे के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में उसको सुलभ किए जा सकते हैं, ये राइट है। रासायनिक पोषकों को निच्छालन में कमी संभव है, ये सही बात है। रासायनिक जो पोषक हैं उनके निच्छालन में कमी संभव है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसका राइट आंसर 1, 3, 2 हो जाएगा। दूसरा वाला गलत था, तो दूसरा जिस ऑप्शन में उस ऑप्शन के काटो, बचा क्या, तीसरा, वैसे ही हमारा तीसरा राइट आंसर है। अगला है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों को पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है? फसल विविधि रूपण को, विविधि रूपण मतलब एक ही साथ कई फसल को उगाना, ये भी अनुकूल है। सिंभ आधिक्य को भी बनाया जाता है, मतलब कि दलहनी खेती करने के लिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमारी कृषि भूमि को उपजाऊ बनाता है सिंभ आधिक्य। टेंसियोमीटर का उपयोग करते हैं हम, टेंसियोमीटर हमें बताता है कि कब सिंचाई करना है, तो उन समय पर सिंचाई कर देते हैं। ऊर्ध्वाधर कृषि करने पर, ऊर्ध्वाधर कृषि करने से भी लाभ है, ऊर्ध्वाधर कृषि करने से भी बहुत लाभ है। इससे क्या होता है, इससे होता है कि जो खेती का जैसे चौड़ाई या फिर चौड़ाई बहुत कम है, तो क्या होता है कि कृषि बराबर से नहीं हो पाता है, उसमें छोटे गाटे में, गाटा बड़ा होता है, तो उससे क्या होता है, कृषि या करने में बहुत मतलब ठीक रहता है, फिट बैठता है। ऊर्ध्वाधर कृषि का मतलब यही होता है, वर्टिकल फार्मिंग जो हम बता रहे हैं, यही छोटा गाटा होगा तो उसमें कृषि करने में उतना आप जो है परफेक्ट नहीं रहोगे, बड़ा गाटा है तो परफेक्ट रहता है। तो इसका सभी आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? हम लोगों ने पढ़ा कि एस रंधावा जी ने क्या लिखा है, MS का फुल नेम MS रंधावा जी ने लिखा है, मोहिंदर सिंह रंधावा भारतीय कृषि इतिहास के लेखक हैं, अभी अभी हम लोगों ने पढ़कर आया है। अगला क्वेश्चन है, कथन 1 कारण 2 और कारण 3 क्या कह रहा है, भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है क्या? ये सही है, हम लोगों ने अभी ना पढ़ा कि भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। दूसरा क्या है, 20 कृषि जलवायु प्रदेश नहीं है, 15 कृषि जलवायु प्रदेश है, इसलिए पहला गलत है। दूसरा क्या कह रहा है, भारत को 15 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश में, 15 नहीं ये 20 है, देखो दोनों को उल्टा लिखा, तो ये भी गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया, पहला वाला। तीसरा क्या कह रहा है, पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश का है क्या? पश्चिमी हिमालय जो है शीत शुष्क का नहीं है, पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क का नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। पश्चिमी हिमालय जो है ये कृषि जलवायु प्रदेश है, क्या है, और ये शुष्क पारिस्थितिकी में आता है, तो ये शुष्क में आता है ना कि शीत शुष्क में, तो तीनों गलत है फ्रेंड्स। इसलिए ये देखो कथन 1, 2, 3 तीनों गलत हैं। अगला है, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है कितना है, 20। वही फ्रेंड्स जो हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत को कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितना है, 20 है, कितना है, 20 है, और कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्र कितना है, 60 है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एग्रोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितना है, 20। फिर से वही क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पी सेन गुप्ता और जी सदाशिव 1968 ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेश में बांटा था? तो फ्रेंड्स लघु की बात की जा रही है, लघु प्रदेश कितने हैं, 60 हैं, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था कि वो कितना है, जो लघु प्रदेश है वो 60 है और वैसे 20 है। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर दिया गया है, भारत को 4 दीर्घ में बोले तो 4 बड़ा है
और 11 बड़ा है, उससे भी मेगा है, और 60 क्या है, लघु कृषि क्षेत्र में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानता कृषि आधारित है क्या? सही बात है, भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानता कृषि आधारित है। इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है, दोनों बात सही है। बहुत क्षमता, इससे व्यवसाय भी बढ़ा, लोग इससे क्या करने लगे, बाजार की ओर भी ले जाने लगे, बेचने लगे, तो दोनों सही है। लेकिन दोनों में अलग अलग बातें कही गई, इसलिए एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बाध्यता है या बाध्यताएं हैं? पहला है, कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनी है। ऐसा नहीं है, गलत है, बना है। निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों के गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है, तो ये भी गलत है, बोल दिया नहीं तो गलत है। निम्न मूल्य एवं उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीज के बारे में मांग पूर्ति अंतराल है, ये बात सही है। मांग पूर्ति में अंतराल है, बहुत अंतर है, तो इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, केवल 3। अगला क्वेश्चन है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1960 में हुई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, उत्तर प्रदेश के पंतनगर में किया था। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो जाने पर पंतनगर उत्तराखंड में हो गया है। अब वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया गया है? इसका कृषि विश्वविद्यालय का गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। फिर से क्वेश्चन पूछ लिया, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? यह है JBPAU पंतनगर, मतलब कि इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960, है ना। अगला क्वेश्चन है, यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 14। क्या कह रहा है? यदि खाद्यान्न को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो, एक जगह रखना हो, तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश 14% से अधिक नहीं होना चाहिए। आपको इकट्ठा करके रखना है तो कटाई के समय वो नमी कितना होना चाहिए? 14%, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला है, भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बुआई सबसे ज़्यादा क्षेत्र है 47%, वन 23%, अन्य 30%, ये आंकड़ा हम लोगों ने देखा था। तो आंसर इसका हो जाएगा डी वाला। देखो, नेट बुआई 47% लिखा हुआ है, वन है 23%। अगला है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से है, डैश दिया गया है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय है विभिन्न फसलों पर 2 फसल या 3 फसल, इसको क्या कहता है? युग्म फसल। तो पहला वाला आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो मिश्रित खेती से क्या होता है? मनुष्य को भी मिल जाता है खाने पीने की, है ना, खाद्यान्न चीज़ें, फसल जो भी है, और उसके साथ उसको और किसको मिलता है? पशु को। पशुपालन आप किए हो तो उनको भी फायदा होता है। तो ये मिश्रित खेती है, जितना मनुष्य को आवश्यक वाली चीज़ है उसको ले लेते हैं, बाकी को खेत में छोड़ देते हैं। वो किसके लिए है? पशु के लिए है। तो क्या हो जाएगा? पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। अगला क्या है? मिश्रित कृषि में सम्मिलित है विभिन्न फसलों को योजनाबद्ध तरीके से उगाना या रबी एवं खरीफ फसलों को साथ उगाना। तो ये तो गलत है फ्रेंड्स, ये तो गलत है। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला, कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन करना। ये आपको खुद ही पता होगा, चल गया होगा, सी आंसर है। समांतर फसल का एक उदाहरण है, जैसे आलू के साथ धान की खेती होगी? नहीं,
गेहूं के साथ सरसों होगा, राइट, ये तो होता ही है। कपास के साथ गेहूं होगा क्या? नहीं, अलग अलग महीने समय में होते हैं। ज्वार के साथ आलू होगा क्या? नहीं। तो सिंपल सा गेहूं और सरसों। अगला है, निम्न राज्यों को डैश को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफ़ी अधिक है। सिक्किम को छोड़कर हम लोगों ने पढ़ा 10% से भी कम ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कृषि योग्य है। तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा ये सब तो अच्छे खासे हैं, लेकिन कौन सा पूछा है कि कृषि भूमि का प्रतिशत काफ़ी अधिक है सब कुछ छोड़ करके उस, हाँ, तो सिक्किम है। अगला, निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। प्रकृति पर अधिक निर्भर है, हाँ है। उत्पादक का निम्न स्तर है, हाँ निम्न स्तर है, अभी बहुत बड़े उत्पादन में नहीं है कृषि। फसलों की विविधता है, एक साथ वही सारी फसलें या एक साल में बहुत सारी फसलें, ये राइट है। बड़े खेतों की प्रधानता है क्या? नहीं, छोटे घाटे हैं, हम लोगों ने भी पढ़ा है, बड़े खेते कम है। अगला है, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना। ज़्यादातर हमारे भारत के लोग कहाँ पर हैं? कृषि करते हैं। जोत का छोटा आकार भी है। उत्पादन की पिछड़ी तकनीकी है, तकनीकी नहीं होनी चाहिए, जिससे फसल क्या है, कृषि करने में और फसल उत्पादन में तेजी होगा। तो ये सब सही है, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हमारे देश का 49% लोग कृषि पर आधारित हैं। अगला है, पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतर में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्या ये फ्रेंड्स सही है? तो ये सही है, कथन ए सही है। पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतर में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ये राइट है। अगला है, इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती है। तो हाँ राइट है, सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत इसमें नहीं होता है। तो ये कारण आर भी सही है, तो बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन दोनों में अलग अलग बातें कही गई है, इसलिए आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला है, कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? जनसंख्या का दबाव, ये है। प्रच्छन्न बेरोजगारी भी है, इसके लिए भी है। निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है पूछ रहा है। सहकारी कृषि, ये राइट है। सहकारी कृषि क्या है? निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। भूजोत का छोटा आकार, ये भी है, ये भी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संकार्य चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है। भारत में संकार्य जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किसमें है? आकार पंजाब में, गुजरात में। अगला ऑप्शन क्या दिया है? अगला ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद राजस्थान में। तो बड़ा सबसे किस में है? राजस्थान में। क्या है? बड़ा औसत आकार राजस्थान में था। वर्तमान स्थिति में भी राजस्थान ही है। उसके बाद महाराष्ट्र। भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन, का एक साधन है। कृषि नहीं तो जीवन नहीं, जैसे पानी नहीं तो जल नहीं तो जीवन नहीं, वैसे भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाला लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा होता है। हाँ, 90% क्षेत्र, हर फसल कृषि पर क्या है? डिपेंड है भारत में। पिछले 2 दशकों में राष्ट्रीय स्तर पर खेती किए जाने वाले कुल क्षेत्रों में दालों का भाग दोगुना हो गया है क्या? नहीं हुआ है। विश्व में कुल क्षेत्र में होने वाली चावल की खेती का लगभग 15% भाग भारत में है क्या? नहीं, विश्व का 15% नहीं है। विश्व का 15% अकेले भारत में नहीं है। कितना है देखते हैं अभी। भारत में होने वाली खेती के कुल क्षेत्र में से लगभग 34% क्षेत्र में चावल की खेती की जाती है क्या? नहीं फ्रेंड, देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, सारे फैक्ट दिए गए हैं। भारत में खेती के कुल क्षेत्र से लगभग 23% में चावल की खेती होती है। 22 से 23 है ना, ये याद रखना है, ना कि 34 ना, इसलिए ये गलत है। खाद्यान्न फसल क्षेत्र में 34 है। खाद्यान्न फसल क्षेत्र में 34 है। और विश्व में चावल की खेती की बात किया जा रहा है
विश्व में चावल की खेती की बात किया जा रहा है। तो ये क्या है, चावल की कृषि का लगभग 32% करता है भारत, और इसमें कितना दिया गया है, 15, तो कम दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं। रासायनिक उर्वरक सबसे ज़्यादा उपभोग करने वाला उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। कौन है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो नाइट्रोजन की मात्रा बोडा या लोबिया में होती है ना। हम लोगों ने पढ़ा ना, हरी खाद वाली फसल, पहले हम लोग ढैंचा या सनई या ग्वार या लोबिया खेत में बुआई करते हैं, फिर उसमें उसको सड़ा के धान की खेती करते हैं, तो यही क्या होती है, हरी खाद वाली फसल इसको कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ढैंचा में नहीं तो बोडा या लोबिया में होता है। अगला है, नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल क्या है? लोबिया। लोबिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। लोबिया की खेती फसल करेंगे तो क्या हो जाएगा, जमीन सुधर जाएगी। संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उत्पन्न करने के लिए, भूमि के उत्पादन करने के लिए। ये सभी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादन का क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु के तट पर। तमिलनाडु के तट पर। उसके बाद क्या है, भारत में आंध्र प्रदेश का तटवर्ती, तमिलनाडु का तटवर्ती, गुजरात में सूरत और महाराष्ट्र का कोल्हापुर और सतारा, ये सब क्या है, तटवर्ती हैं और ये टॉप पर हैं कृषि के लिए। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य। भौम जल मतलब भूमि के नीचे जल सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है। अगला है फ्रेंड्स, देखो फैक्ट यहाँ दिया गया है। आंध्र प्रदेश में 21%, मध्य प्रदेश में 36%, उत्तर प्रदेश में 69%, पश्चिम बंगाल में 29%। निम्नलिखित राज्यों में कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने के लिए अग्रणी है? तो पंजाब ठेकेदारी कृषि करने के लिए आगे है। अगला है, हरित खेती में सन्निहित है। हरित खेती में क्या मिलता है? हरित खेती में मिलता है कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति हो जाती है, एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंध है। हरित खेती में सी ऑप्शन आएगा। समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ की आपूर्ति हो जाती है, एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन भी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या असत्य है? वैश्वीकरण विश्व के बारे में बता रहा है। जलवायु परिवर्तन है क्या? गलत है। नगद फसलों पर बल देता, ये राइट है। नगद पैसा चाहिए भारत वालों को। आय असमानता में वृद्धि है, बिल्कुल वृद्धि है। आय असमान है, सबकी एक सा नहीं है। आर्थिक सहायता में कटौती भी है। तो ए वाला आंसर क्या है? असत्य है। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत नरसिम्हा राव की सरकार में किया गया था 1991 में। तब से लेकर आज तक भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों के उत्पादकों में पहुंच, नकदी फसलों पर अत्यधिक बल, आय में असमानता, आर्थिक सहायता में कटौती। वैश्वीकरण के तहत बड़े किसानों को अधिक लाभ होता है, जबकि छोटे किसानों को उतना लाभ नहीं मिल पाता है। जलवायु परिवर्तन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। जलवायु परिवर्तन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि कौन सा एक बीज ग्राम संकल्पना, सीड विलेज कॉन्सेप्ट इंग्लिश में, का प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो कौन करता है? किसानों को अपने खेत के बीजों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें दूसरे से बीज खरीदने के लिए हतोत्साहित करना नहीं। हतोत्साहित करना मतलब उनको मोनेटाइज करना, डीमोटिवेट करना। तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा क्या है? किसानों को गुणतायुक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना, और दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत गुणवत्ता बीज उपलब्ध कराना, ये राइट है। ऐसे ही पढ़कर आप समझ जाएंगे कौन सा राइट है। बिल्कुल सिंपल है, तो इसका बी वाला आंसर होगा। अगला भी दिया है कि कुछ ग्रामों को अनन्य रूप से प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए ईयर मार्क या उद्दिष्ट करना, मार्क करना नहीं, ये गलत है।
ग्रामों में उद्यमियों को अभिज्ञात कराना, ये भी गलत हो जाएगा। अभिज्ञात की बात कर दी तो गलत है। अगला एग मार्क है। एग मार्क या अंडा उत्पाद हेतु एक सहकारी समिति है क्या? नहीं। कृषकों की एक सहकारी समिति है क्या? ये राइट है। कृषकों की एक, अगला और देखते हैं ऑप्शन है, अंडों का एक विनियमित मंडी है क्या? नहीं। गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। एक मार्क क्या है? सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कृषि उत्पादन ग्रेडिंग दिया जाता है, कि जैसे हर चीज़ में आपको ग्रेड मिलता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड। तो जहाँ कृषि हो रही है वहाँ का उत्पादन अच्छा है तो वहाँ ग्रेड दिया जाता है। मार्केटिंग में आपको ग्रेड दिया जाता है। तो ग्रेड कैसा रहेगा? जब आपकी जो गुणवत्ता है वो अच्छी रहेगी, तो वही गुणवत्ता गारंटी की मोहर देता है कि इसका जो है अच्छा जो है कृषि हुआ है, अच्छी गुणवत्ता में इसका कृषि हो, तो उसी गारंटी की मोहर मारता है कि मैं गारंटी से मोहर मार रहा हूँ, ये गारंटी है कि ये यहाँ की अच्छी फसल है। ठीक है, ये बात है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना है? एक हेक्टेयर से कम है। सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम है। तो यहाँ फ्रेंड्स लिखा है सीमांत 1 हेक्टेयर से कम है, छोटी जोत 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम जोत 2 से 4, मध्यम जोत 4 से 10, बड़ी जोत 10 से अधिक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कृषि में परिस्थितियों में संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का बड़ा महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? एक, धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार क्या? नहीं। न्यून जोत को अपनाना, बागानी फसलों की खेती का परिहार करना क्या? नहीं। परिहार क्यों करेंगे? मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग करना। हाँ, फसल अपशिष्ट का उपयोग करना, फसल को उसी में सड़ा देना, मृदा धरातल क्या हो जाती है? ढंक जाती है और उर्वर बन जाती है। तो चौथा वाला सही है। दूसरा वाला भी हमारा सही है, न्यूनतम जोत को अपनाना। स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण, फसल आवर्तनों को अपनाना, अपने स्थान पर समय समय पर फसल को क्या करना? फसल करना। अनुक्रमण फसल कह रहा है, अनुक्रमण फसल का मतलब अदल बदल कर कृषि करना, फसल अनुक्रमण और फसल आवर्तन को अपनाना। तो ये सब सही है। 2, 4, 5 वाला सही है। 2, 4, 5। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किए, टॉप 40 क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।